मित्रों, आज भ्रष्टाचार की फर्स्ट एनिवर्सरी पर, भ्रष्टाचार की सालगिरह पर, भ्रष्टाचार के जो राइट हैंड मैन है दिल्ली में, उनको जब 1 वर्ष पूरा हुआ है उनके पार्टी के अनुसार जेल की सलाखों के पीछे, क्योंकि शिक्षा मंत्री के नाते कम और शराब मंत्री के नाते ज्यादा उनका ध्यान रहता था और योगदान रहता था, तो आज माफी मांगने के बदले महात्मा गांधी जी से खासकर माफी मांगने के बदले कुछ लोग जो भ्रष्टाचार के सरगना हैं, वो अपने लिए नोबेल प्राइज की मांग रख रहे हैं। देखिए, विडंबना की बात है कि 1 वर्ष पहले जिन्हें जेल की सलाखों के पीछे कोर्ट ने भेजा था, उनके लिए, उनके कारनामों के लिए अरविंद केजरीवाल भारत रत्न की मांग कर रहे थे, और 1 वर्ष के बाद जब कोई कोर्ट, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक इन्हें राहत देने के बदले कहती है कि शराब घोटाले में 338 करोड़ का मनी ट्रेल है, इसको जरा समझाइए, जब इनके भ्रष्टाचार के सारे साथी संजय सिंह, विजय नायर और मनीष सिसोदिया को महीनों तक बेल या राहत नहीं मिलती, तो अरविंद केजरीवाल जी जो भारत रत्न इनके लिए मांग रहे थे, आज अपने लिए नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। माफी नहीं मांग रहे, नोबेल प्राइज मांग रहे हैं। एक पुराना गाना है, मैं तो आप लोगों से थोड़ा सा कम उम्र का हूं, परंतु आप जो मेरे सीनियर यहां पे बैठे हैं, वो गाना है, मेरे माता पिता काफी सुनते थे। देखो तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आज मैं दिल्ली प्रदेश कार्यालय से यहां की ओर आ रहा था, तो बीच में किसी ने मुझको रोका और कहा कि इस गाने के लिरिक्स थोड़ा सा बदल गए हैं। आज ये लिरिक्स ये हो चुके हैं, देखो दिल्ली वासियों तुम्हारा सीएम, उसकी हालत क्या हो गई जनता रूपी भगवान, कितना बदल गया ये इंसान। ये वही इंसान है, ये वही अरविंद केजरीवाल है जो आम आदमी पार्टी की शुरुआत होने से पहले अन्ना हजारे की छत्र छाया में जब होता था, तब कहता था कि पहले इस्तीफा होगा और फिर जांच होगी। और आज इस्तीफा तो दूर की बात, आज जांच में सहयोग देने से भी कतरा रहे हैं ये लोग। कितना बदल गया ये इंसान, जो बच्चों की सौगंध खाकर कहता था कि देखिए जी, हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, हम कभी समझौता नहीं करेंगे, हम लालू प्रसाद यादव को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, हम समाजवादी पार्टी के मुखिया को जेल के पीछे पहुंचाएंगे, सोनिया गांधी को जेल के पीछे पहुंचाएंगे। कितना बदल गया ये इंसान कि आज इन्हीं की संगत में बैठे बैठे इस्तीफा देना दूर की बात, 7-7 बार समन आने पर जांच में सहयोग करने से भी कतराते हैं। ये किस प्रकार से बदला है ये इंसान। और मित्रों, आज ये जो बातें कह रहे हैं ना, ये बात सच है, नोबेल प्राइज तो मिलना चाहिए। इस बात पर मैं स्वीकारता हूं कि उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। पहला नोबेल प्राइज मिलना चाहिए भ्रष्टाचार करने के लिए, हर विभाग में भ्रष्टाचार करने के लिए नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। उसके बाद नोबेल प्राइज मिलना चाहिए कि भ्रष्टाचार करने के बाद भगोड़े बनना है, विक्टिमहुड कार्ड खेलना है, भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बताना है, और फिर अत्याचार करके ड्रामा और नौटंकी करनी है। इसके लिए, नौटंकी और ड्रामा के लिए जरूर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए, अगर ये कैटेगरी में नोबेल प्राइज दिया जाता है तो। और तीसरा नोबेल प्राइज झूठ बोलने के लिए दिया जाना चाहिए। अब मैं आपको अगले 7-8 मिनट में बताऊंगा कि क्यों भ्रष्टाचार, भगोड़े बनने के लिए और झूठ बोलने के लिए इन लोगों को नोबेल प्राइज से जरूर नवाजना चाहिए। मित्रों, दवा से लेकर दारू तक, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर शराब के ठेके तक, टेस्ट से लेकर कक्षा तक, बस से लेकर शीश महल तक, ऐसा कोई विभाग नहीं जिसको केजरीवाल एंड कंपनी ने
ठगा नहीं, लूटा नहीं और अपनी काली कमाई और कमीशन का स्रोत बनाया नहीं। इसी मंच पर आपको याद होगा कि कई बार मेरे वरिष्ठ नेताओं को, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को और मुझे अवसर मिला कि आपको मोहल्ला क्लिनिक में जो लैब टेस्ट के नाम पर घोटाला हुआ, जो घोटाला बस में हुआ, जो घोटाला शीश महल में हुआ, उसमें तो कुछ चैनलों ने प्रमुखता से दिखाने का प्रयास किया तो उनके पत्रकार के साथ क्या क्या बदसलूकी की गई। जिस प्रकार से शराब घोटाला हुआ, जिसमें कोर्ट किसी भी स्तर पर राहत देने को तैयार नहीं है, उल्टा टिप्पणी पर टिप्पणी करे जा रहा है कि प्राइमा फेसाई ये शराब घोटाला एस्टैब्लिश होता है। अब इन सारे घोटालों के बाद, और देखिए शराब के बाद पानी में भी घोटाला, और आज मित्रों मैं आपके सामने किस प्रकार से लगभग 70,000 करोड़ का घोटाला आम आदमी पार्टी कर रही है, उसके कुछ प्रमाण आपके सामने रखना चाहता हूं। 70,000 करोड़ का घोटाला। मित्रों, आज दिल्ली जल बोर्ड, ये दिल्ली जल बोर्ड भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और हर प्रकार के अवैध कारनामों का अड्डा बन चुका है केजरीवाल के नेतृत्व में। अभी हाल ही में आपको याद होगा कि दिल्ली जल बोर्ड के कई वरिष्ठ अधिकारीगण, इनको गिरफ्तार किया गया क्योंकि इनकी इन्वॉल्वमेंट, इनकी संलिप्तता थी एक बड़े स्कैंडल में जहां पर कॉन्ट्रैक्ट्स फर्जी कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे। ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए जा रहे थे जो उसके लिए किसी भी रूप से क्वालिफाइड नहीं थे और एवज में करप्शन लिया जा रहा था, और करप्शन और कमीशन लेने के बाद वो दिल्ली सरकार के सर्वोच्च लोगों तक पहुंचाया जा रहा था। इसीलिए उनके संरक्षण में लगातार दिल्ली जल बोर्ड के ये सभी लोग इस भ्रष्टाचार को अंजाम दे रहे थे। अब दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से OTS, वन टाइम सेटलमेंट के नाम पर वन टाइम सुपर स्कैम की तैयारी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। ये वन टाइम सेटलमेंट का हिजाब है, वन टाइम सुपर स्कैम का असली चेहरा है, और ये बहुत बड़ा घोटाला है। देखिए, शराब में भी घोटाला और अब जल में भी घोटाला। मतलब अगर आप देखें तो ग्लास में जो लोग करते हैं सेवन इन चीजों का, अच्छी बात नहीं है, तो शराब और पानी दोनों को लेकर घोटाला है। किसी चीज को छोड़ना नहीं है, 360 डिग्री घोटाला करना है। तो 360 डिग्री घोटाला कैसे करते हैं, अब शराब के बाद पानी में भी घोटाला करने की जो नौबत सामने आई है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अभी कुछ दिनों से केजरीवाल जी कह रहे हैं कि कुछ उपभोक्ताओं के इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, 10 लाख उपभोक्ताओं के इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, और उनके बढ़े हुए बिल्स, इन्फ्लेटेड बिल्स के लिए राहत देने के लिए हम प्रयास करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इनको राहत दे दी जाए, परंतु हमें रोका जा रहा है जी, हमें कुछ काम नहीं करने दिया जा रहा है। वैसे जब क्रेडिट लेना हो और चुनाव में जाकर अपने मॉडल को बेस्ट मॉडल बताना हो, एजुकेशन का मॉडल, हेल्थ का मॉडल, जो कि है नहीं, उसकी असलियत तो कुछ और ही है, उसमें तो केजरीवाल जी अपने आप को, अपनी पार्टी को क्रेडिट दे देते हैं, वहां पर काम करने दिया जाता है। परंतु बाकी सारी चीजों में विक्टिमहुड कार्ड खेलना और कहना कि काम नहीं करने दिया जा रहा, हम तो वन टाइम सेटलमेंट देना चाहते हैं। इन्फ्लेटेड बिल्स आए हैं 10 लाख उपभोक्ताओं के। पर केजरीवाल जी, अब आपको मैं स्कैम समझाता हूं। 2012 से लेकर 2014 तक हर रोज अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो एयर फ्लो वाटर मीटर को लेकर बैठते थे। जैसे वो पहले लिस्ट भी लेकर बैठते थे जिसमें सोनिया जी, लालू जी, राहुल जी, शरद पवार जी, इन सबके नाम थे। लिस्ट के साथ साथ एयर फ्लो मीटर लेकर बैठते थे। और 2012 से 14 के बीच आए दिन वो कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगाते थे, कहते थे कि ये कांग्रेस की जो सरकार है वो जानबूझकर भ्रष्टाचार करने के लिए ये एयर फ्लो मीटर लगाकर इन्फ्लेटेड बिल्स कंज्यूमर के मत्थे थोप कर उनसे वसूली करके दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से और अन्य माध्यमों से करप्शन करने का एक पैंतरा आजमा रही है। इनकी जब सरकार आई, स्पष्ट बहुमत से, बड़े बहुमत से 2015 के बाद आई, तो 2015 के बाद ये मीटर बंद करने के बदले अरविंद केजरीवाल जी ने न केवल इस मीटर को आने वाले नए कनेक्शंस में लगाया,
बल्कि जो कनेक्शंस के मीटर्स रिप्लेस हो रहे थे, इसी एयरफ्लो मीटर को लगातार जारी रखा और उनसे रिप्लेस करवाया। अब आप ही की जुबानी कि ये मीटर्स के माध्यम से इन्फ्लेटेड बिल्स जा रहे थे, ये करप्शन के लिए किया जा रहा था, ये दिल्ली सरकार पर उस समय क्या आरोप था आपका। तो इसका मतलब साफ है कि जैसे ही शीला जी की सरकार बदली और आप सत्ता में आए, तो देखिए पार्टियां बदल गई, परंतु इनका चरित्र जो है भ्रष्टाचार करने का, वो शायद नहीं बदला। और इसीलिए 2015 के बाद भी ये मीटर्स जारी रखे गए। और आज सवाल ये बनता है कि ये इन्फ्लेटेड बिल्स अगर किसी को मिले हैं, तो अरविंद केजरीवाल जी, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी जिम्मेदारी तो शुद्ध रूप से केवल और केवल आपकी है, क्योंकि आप ही ने ये मीटर्स को कहा था कि ये खराब मीटर्स है, ये मीटर्स नहीं लगने चाहिए। अब 9-10 साल के बाद जब सत्ता में रह लिए और चुनाव बस आने वाले हैं लोकसभा के, तब अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि देखिए जी, हम चाहते हैं कि ये वन टाइम सेटलमेंट मिल जाए, उपभोक्ताओं को राहत मिल जाए। और यही केजरीवाल ने 2016 में कहा था, 2016 में कहा था कि मैं एक सॉफ्टवेयर ला रहा हूं जी, एक बार ये सॉफ्टवेयर आ जाएगा जी, तो सबके घर में एक्यूरेट बिल पहुंचेगा। और अभी तक मैंने जो देखा है, 2016 की बात है, कि 95% लोगों के पास फर्जी और गलत बिल जा रहे हैं। अब केजरीवाल जी बताइए कि 2016 का जो सॉफ्टवेयर आपने बोला था, वो आज कहां पर चल रहा है बिल की रीडिंग के लिए, बिल के लिए? जो आपने कहा था 95% लोगों के पास गलत बिल जा रहा है, तो आज उपभोक्ताओं का जिनको इन्फ्लेटेड बिल मिला है आपके हिसाब से 10 लाख ही आंकड़ा कैसे है? 95% तो कई गुना ज्यादा होने चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल जी बताइए कि 9-10 वर्षों के बाद साफ पानी देने का जो आपने वादा किया था कि टैप के माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचेगा, उस वादे को तो पूरा नहीं कर पाए। इस मीटर को हटाने का जो वादा किया था उसको पूरा नहीं कर पाए। और 9-10 साल के बाद अगर आप इन्फ्लेटेड बिल की बात करते हैं, तो ये बिल जनरेट कौन करता है? क्या ये बिल कोई भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जनरेट हो रहा है, या ये बिल दिल्ली जल बोर्ड ही जनरेट कर रही है? और यदि ये बिल दिल्ली जल बोर्ड ही जनरेट कर रही है, तो हमारा आपसे एक सुझाव है अरविंद केजरीवाल जी, ये बिल जनरेट हो फिर वो कैंसल हो, इससे अच्छा तो आप ये कर दीजिए कि जिस किसी के बिल में इन्फ्लेटेड आया है, गलती आई है, उस बिल को डीजेबी के माध्यम से जीरो कर दीजिए। वैसे भी तो 21,000 लीटर तक जब पानी मिलता है और उसके लिए तो कोई बिल नहीं देना पड़ता, आपका ये वादा था, आपकी ये स्कीम थी। ये ओटीएस स्कीम कहां है मुझे नहीं पता, पर यह स्कीम तो थी ना, 21,000 लीटर तक पानी माफ, पानी मुफ्त। तो यदि ऐसा है तो जिनके भी गलत है आप उसको जीरो कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर यह प्रॉब्लम सॉल्व करनी नहीं है, यह उपभोक्ताओं के लिए कोई कंसर्न नहीं है, यह अब भ्रष्टाचार का नया माध्यम ढूंढने का एक तरीका है। मित्रों, आपको मैं एक और चीज के प्रति ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। 2023 के अंत में हमारे कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी ने और हमारे बाकी के नेताओं ने एक एसटीपी टेंडर स्कैम के बारे में भी दस्तावेज सार्वजनिक पटल पर लाने का काम किया था और संभवतः उसको बाकी अथॉरिटीज के पास भी पहुंचाने का काम किया। हजारों करोड़ों का उसमें स्कैम हुआ। ऐसे एक नहीं, कॉन्ट्रैक्ट देने दिलवाने में दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से हजारों हजार करोड़ का स्कैम हुआ है। और इन तमाम स्कैम्स को इस प्रकार से फंड करने के लिए, ताकि इन कॉन्ट्रैक्टर्स को, जिनको ये अवैध तरीके से कॉन्ट्रैक्ट दिलाए गए हैं, जिनको ये अवैध तरीके से कमीशन के बेसिस पर दिए गए हैं, इन तक किसी प्रकार से पैसा पहुंचाया जाए, इसके लिए ये पूरी कवायद है। मैं आपको बताना चाहता हूं और आप जानकर शौक हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, कि जो केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने सारी चीजों को ठीक कर दिया है, मैंने रेवेन्यू दिल्ली सरकार का सरप्लस में लाने का काम किया है। यदि आपने दिल्ली सरकार का सरप्लस रेवेन्यू कर दिया है, तो पिछले 10 वर्षों में दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू सरप्लस में क्यों नहीं हुआ? आज दिल्ली जल बोर्ड पर जो कर्जा 20,000 करोड़ से कम का था, 2021-22-23 आते आते दिल्ली जल बोर्ड पर 80,000 करोड़ का कर्जा है। नोट कीजिए,
जो कर्जा मात्र 20,000 करोड़ का पहले था, वो कुछ वर्षों में बढ़ते 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 बढ़ते, मतलब कि हर वर्ष दिल्ली जल बोर्ड का नुकसान होते 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 होते, पिछले वर्ष भी अगर आप देखेंगे तो 1,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है, वो आज 80,000 करोड़ का डेट है। ये तो कहते हैं ना कि हमने सब कुछ ठीक कर दिया जी, रेवेन्यू सरप्लस हमने सरकार के बजट को कर दिया जी, हालांकि दिल्ली का सरप्लस रेवेन्यू ही था, परंतु ये कहते हैं, क्लेम करते हैं। तो दिल्ली जल बोर्ड का, जबकि नेतृत्व दिल्ली जल बोर्ड का या तो उनके स्वयं के हाथों में रहा है या उनके चहीते मंत्रियों के हाथों में रहा है, राघव चड्ढा से लेकर सौरभ भारद्वाज इनके हाथों में रहा है, तो आज तक इसको ठीक क्यों नहीं कर पाए? ये ठीक इसलिए नहीं कर पाए, ये इसलिए घाटे में है दिल्ली जल बोर्ड, क्योंकि बार बार दिल्ली जल बोर्ड के माध्यम से एसटीपी टेंडर प्लांट का हो या अलग अलग इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हो, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की असली कीमत मानो 100 करोड़ है तो उसको इन्फ्लेट करके 500 करोड़, 600 करोड़, 700 करोड़, 1000 करोड़ करके अपने चहीते कॉन्ट्रैक्टर को दिलवाना, बीच में घूस लेना और दिल्ली की जनता के पैसों के माध्यम से ये दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले में दिल्ली जल बोर्ड के नुकसान की भरपाई करने का ये एक सोफिस्टिकेटेड वन टाइम सुपर स्कैम का स्कीम है। समझिए इस बात को, ये कोई जनता के लिए नहीं है। जनता के लिए होता तो पिछले वर्ष करते, जनता के लिए होता तो उससे पिछले वर्ष करते। आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चुनाव आने से पहले आप शराब मॉडल याद कीजिए, जैसे ही चुनाव आ रहा था तो त्वरित शराब की पॉलिसी में चेंजेस किए गए, शराब घोटालेबाजों के साथ डील की गई, उनके तरफ से कमीशन कलेक्ट करने के लिए संजय सिंह से लेकर मनीष सिसोदिया से लेकर विजय नायर ये सभी लोग आ गए और वो पैसा आया चुनाव में लगा, पंजाब के चुनाव में, गुजरात के चुनाव में, बताइए महात्मा के प्रदेश के चुनाव में इसका इस्तेमाल किया गया और आज वही मोडस ऑपरेंडी है। जैसे ही चुनाव आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर्स का दबाव आ रहा है, जी हमने तो दे दिया था आपको कमीशन, हमारा पैसा क्लियर करवाओ, हमने आपको हजारों करोड़ रुपए कमीशन दे दिए हैं, हमें जल्द से जल्द ये जो कॉन्ट्रैक्ट हमने लिया था उसके पैसे दिलवाओ। तो इस चक्कर में दिल्ली जल बोर्ड जिस पर 80,000 करोड़ का कर्जा है, जिसके पास अब पैसे नहीं है, तो दिल्ली सरकार के बाकी पैसे उसमें ट्रांसफर हो जाए और वो ट्रांसफर करके जेबें भरी जाए कॉन्ट्रैक्टर्स की और कमीशन बड़े पैमाने पर और भी खाया जाए चुनाव से पहले। अन्यथा मैंने आपको एक सुझाव दिया है कि सारे जो बिल जनरेट हुए, मैं तो कह रहा हूं 10 लाख क्यों, सारे जो बिल जनरेट हुए उसको जीरो कर दीजिए, सॉफ्टवेयर जो लाने वाले थे वो सॉफ्टवेयर ले आइए। नियत साफ पानी की नहीं है, नियत केवल और केवल सफाई करनी है तिजोरी की। ये तिजोरी की सफाई का मोडस ऑपरेंडाई है, साफ पानी का मोडस ऑपरेंडाई नहीं है और ना ही उपभोक्ताओं को राहत देने का मोडस ऑपरेंडाई है। इसीलिए आज मैं कुछ स्पेसिफिक सवाल पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से इस विषय पर और आगे के फिर विषय पर कुछ सवाल रखना चाहता हूं। केजरीवाल जी 2016 वाला सॉफ्टवेयर कहां है? केजरीवाल जी एयर फ्लो वाटर मीटर के इस्तेमाल को बंद क्यों नहीं किया आपने? केजरीवाल जी 95% कंज्यूमर्स को अगर ये समस्या है तो इनका आंकड़ा 10 लाख क्यों है? केजरीवाल जी आप कह रहे हैं कि कोविड काल में, अभी उनका आपने सुना होगा, तो कोविड काल से ये इन्फ्लेटेड बिल्स आ रहे हैं, तो अगर कोविड काल से है तो 2012 तक के बिल से अब आप क्यों चाहते हैं कि वेव कर दिया जाए? कोविड तो 2020-21 की बात है, तो बिल्स वहां से वेव करने की बात करते, आप तो 2012 से बात कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों? इसका मतलब लक्ष्य कुछ और है। केजरीवाल जी अगर आपकी नीयत साफ है तो दिल्ली जल बोर्ड के अकाउंट्स की ऑडिटिंग क्यों नहीं करवाते? अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की बातें आप जरूर करते हैं, परंतु सीएजी को दिल्ली हाईकोर्ट में जाकर कहना पड़ा, और इसको नोट कर दीजिए, सार्वजनिक पटल पर उपस्थित है। सीएजी ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार डीजेबी के अकाउंट्स उनको मुहैया नहीं करवा रही है, उनको लगातार कहने के बाद भी अकाउंट्स नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वर्षों से सीएजी ऑडिट नहीं हो पा रही है। और क्योंकि अगर सीएजी ऑडिट हो जाएगी तो जो भी मैंने अभी कहा है कि इन्फ्लेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को कमीशन की एवज पर इल्लीगली कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं, वो सारा का सारा सच जो है वो बाहर आ जाएगा। और ये बात बाहर ना है परंतु एक कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसा चला जाए, इसके लिए ये नया माध्यम है भ्रष्टाचार करने का। मित्रों, पर एक और बात, आज बोल रहे हैं 1 साल हुए हैं मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी को और शिक्षा में क्रांति लाई। शिक्षा में कौन सी क्रांति लाई वो तो आप देख लीजिए, हाईकोर्ट ने अभी टिप्पणी की है दिल्ली के सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर।
पर क्रांति एक जरूर लाई है, और वो क्रांति एबीसीडी क्रांति है, घोटाले की क्रांति है। ये एबीसीडी का जो मतलब है वो ये है: ए फॉर अवॉइड समन्स, बी फॉर भाग जाओ फ्रॉम समन्स, सी फॉर किसी तरह से कवर अप कर दो समन्स का, और डी फॉर डाइवर्ट करके ड्रामेबाजी करो समन्स पर। मित्रों, आप बताइए कि जब आज 7वीं बार समन दिया गया और पेश होना था, तो अरविंद केजरीवाल वहां पर पेश होने के बदले फिर से ये एबीसीडी करने लगे, बहाने बनाने लगे। पहली बार विपासना का बहाना, फिर स्टार प्रचारक होने का बहाना, जिसमें 204 सीट में 204 सीटों पर पूरी तरह से डिपॉजिट जब्त हो गई, फिर चुनावों का बहाना, फिर विद्वेष की भावना से किया जा रहा है इसका बहाना। मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर 7 समन के बाद आप कह रहे हैं विद्वेषपूर्ण भावना है, तो अभी तक कोर्ट ने इन समन्स को खारिज क्यों नहीं किया? आप कोर्ट चले जाते, समन्स को खारिज करवा देते और एजेंसियों को एक जवाब दे देते कि देखिए खारिज हो गए, अवैध समन्स थे। कोर्ट ने समन्स को खारिज नहीं किया है, उल्टा ईडी कोर्ट के पास जाती है और कहती है कि एक पब्लिक सर्वेंट जब उनको समन्स भेजा जा रहा है, जांच में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है, तो समन्स के साथ कोऑपरेट करने के बदले आज किस प्रकार से एजेंसीज के साथ कॉन्फ्रंट कर रहे हैं, इसका आज उदाहरण सामने आया है। और कोर्ट जब एजेंसी पहुंचती है तो कोर्ट कोई भी समन पर स्टे नहीं लगाती। आज आतिशी जी ने और सौरभ भारद्वाज ने जब प्रेस वार्ता की, तो सौरभ भारद्वाज ने हास्यास्पद है लालू प्रसाद यादव का उदाहरण दिया। बताइए, जो अन्ना हजारे के मूवमेंट से शुरू हुए हैं वो लालू जी का उदाहरण दे रहे हैं। चलिए, कितना बदल गया इंसान, इसका एक और परिचायक तो है। पर सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं, आतिशी कह रही है कि इतनी जल्दबाजी क्या है, कोर्ट गए हैं, कोर्ट में मामला है, कोर्ट जाने के बाद एक और समन क्यों भेजा जा रहा है? मान्यवर, यह बताइए कि क्या कोर्ट ने किसी भी प्रोसीडिंग पर स्टे लगाया है? कोर्ट ने तो आपको नोटिस जारी किया यह कहते हुए कि आप जांच में शामिल क्यों नहीं होते। यदि आपको इतना सम्मान है और कोर्ट की बात आज आप कर रहे हैं, तो इसी कोर्ट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिलेगी, इसी हाई कोर्ट ने कहा संजय सिंह को बेल नहीं मिलेगी, विद्वेष की भावना से कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये ऑन रिकॉर्ड कहा है। लोअर कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का मनी ट्रेल कहा है। आतिशी कहती है 1 रुपए का ट्रेल नहीं मिला, 338 करोड़ का मनी ट्रेल मिला है, यह सुप्रीम कोर्ट ने माना। तो बताइए कि कोर्ट की एक जगह पर तो बात कोर्ट करनी है और दूसरी जगह पर कोर्ट की जो फाइंडिंग्स है उसको कोर्ट नहीं करना। मित्रों, सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि किस साफगोई से झूठ बोलते हैं। आतिशी जी का दूसरा तर्क यह था कि जो भी कार्रवाई हो रही है पीएमएलए कानून में बदलाव करके केवल ईडी की कार्रवाई हो रही है। मित्रों, मैं आपके समक्ष एक बहुत महत्वपूर्ण चीज रखना चाहता हूं, आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, सभी जो यहां पर बैठे हैं। ये जो बार बार कहा जाता है ना कि केवल पीएमएलए में कार्रवाई हो रही है, पीएमएलए में कार्रवाई हो रही है, पीएमएलए में कार्रवाई हो रही है। पहले तो अगर सुप्रीम कोर्ट के पास सारे अथॉरिटी है, अगर पीएमएलए हो या कोई भी कानून हो, इसमें गलत कार्रवाई होती है तो उस कानून को भी और उस गलत कार्रवाई को भी रद्द करने का सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा अधिकार क्षेत्र है। परंतु सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि यह है सीबीआई कोर्ट का ऑर्डर, और मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। और सीबीआई कोर्ट ऑर्डर जो देती है पीएमएलए पर नहीं देती है, सीबीआई कोर्ट ऑर्डर देती है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट पर, सीबीआई कोर्ट ऑर्डर देती है आईपीसी की अलग अलग धाराओं पर, और उससे मैं पढ़कर सुना रहा हूं। यह सीबीआई कोर्ट का जो हाईकोर्ट ने भी कंफर्म किया, द पेमेंट ऑफ एडवांस किकबैक्स ऑफ अराउंड 90 to 100 crore rupees was meant for him मतलब मनीष सिसोदिया and his other colleagues in JNTCD, and 20 to 30 crore rupees of the above have been found to be routed through co-accused Vijay Nair, etc., etc., etc. Thus, as per allegations made by prosecution and the evidence collected thereof, the applicant can be prima facie held to be the architect of the said criminal conspiracy. ये सीबीआई कोर्ट का आदेश आईपीसी और पोका के मामलों पर, नथिंग टू डू विद पीएमएलए, कोई पीएमएलए का लेना देना नहीं। अब बताइए आतिशी जी, अभी आपने 2 घंटे पहले, 1 घंटे पहले जब प्रेस की है, उन्होंने कहा ये सारे केस पीएमएलए के जी, इसलिए वो बेल नहीं मिल पा रही है। ये तो नहीं है। और बाकी सब तो छोड़िए, आप तो कहते हैं ना भ्रष्टाचार के प्रति हमारा 0 टॉलरेंस है। लालू जी तो 4 बार कन्विक्टेड है मान्यवर, लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है। तो जब लालू जी 4 बार कन्विक्टेड है, अब तो कोई सवाल नहीं बचता किसी विद्वेष की भावना का। तो बताइए, 4 बार कन्विक्टेड व्यक्ति के साथ बैठकर आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कह रहे हैं।
आप कह रहे हैं आपको भारत रत्न और नोबेल प्राइज मिलना चाहिए ईमानदारी के लिए। लालू जी पर आपका क्या स्टैंड है? बाकी सारे तर्क कुतर्क छोड़ दीजिए। ये आकर कहेंगे फलाने का नाम, ढिमकाने का नाम, जिन पर ऑनगोइंग केसेस है उनको छोड़ दीजिए। कन्विक्टेड आज की तारीख में दो नेता है, एक है लालू प्रसाद यादव 4 बार कन्विक्टेड, दूसरे है पवन मुड़ी। पवन मुड़ी डीएमके के मंत्री रहे हैं, उनको भी कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। अब ये दोनों कन्विक्टेड नेताओं पर आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? या आम आदमी पार्टी अब समझती है कि ये जो कन्विक्शन है ये भी विद्वेष की भावना से है? आम आदमी पार्टी जब कहती है कि विद्वेष की भावना से ईडी सीबीआई कार्रवाई करती है, तो अब क्योंकि निकाह मुकम्मल हो चुका है इनका, अभी अभी आपने देखा है दिल्ली में निकाह, राजनीतिक निकाह इनका मुकम्मल हो चुका है। हालांकि ये निकाह मुकम्मल होने के बाद भरूच से और पंजाब में तो 3 तलाक चल ही रहा था इनका, परंतु क्योंकि दिल्ली में निकाह मुकम्मल हो चुका है, तो आज मैं पूछना चाहता हूं कि जिस कार्रवाई को ये विद्वेषपूर्ण कार्रवाई बताते हैं, सुनिए इस बात को। ये इनके ही नए नए साथी ने कहा है। क्या मामला है? ये शिक्षा का मामला नहीं है। शराब की बात हो रही है, शिक्षा पर छुपने का काम मत कीजिए। ये गलत है, ये सर्वथा पाप है। यह है कांग्रेस पार्टी की अधिकृत प्रवक्ता, और अधिकृत मंच से उन्होंने कहा कि शराब घोटाला हुआ है, इसमें छिपने का प्रयास मत कीजिए। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी आपसे बताना चाहता हूं कि बताइए कि क्या कांग्रेस पार्टी भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई पर काम कर रही है? क्या वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिली हुई है? कोर्ट्स भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, सब कुछ मिले हुए हैं, सब कोई मिला हुआ है। ये वही लोग हैं जो कहते हैं या कहते थे कि सब कोई मिला हुआ है जी। आज ये सब मिल गए जी। कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान कि जो लोग कहते थे जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, 2 दिन उसका इंटेरोगेशन करो, देखो पता चल जाएगा किस किसने रिश्वत लिया और किस किसने नहीं। ये अरविंद केजरीवाल का बयान। ये तो खुद चाह रहे थे सोनिया गांधी गिरफ्तार हो, अब तो सोनिया गांधी पर केवल केस चल रहा है, वो गिरफ्तार अभी तक नहीं हुई है। तो क्या अरविंद केजरीवाल जी आपने इस पर भी सियासी यूटर्न ले लिया है, या उस समय पर गलत बोल रहे थे, या आज आपको विद्वेषपूर्ण कार्रवाई नजर आने लगी एजेंसियों में? इसका जवाब देना चाहिए। दरअसल बात यह है कि जवाब नहीं देना है शराब घोटाले पर। शराब घोटाले पर 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ? जवाब नहीं देना है। ब्लैक लिस्टेड कंपनी कैसे आई? जवाब नहीं देना है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कैसे आ गई? उसका जवाब नहीं देना है। होलसेल प्राइवेट सेक्टर को कैसे दे दिया गया? जवाब नहीं देना है। नई पॉलिसी में भ्रष्टाचार नहीं हुआ था तो पुरानी पॉलिसी पर रिवर्ट क्यों किया? जवाब नहीं देना है। हजारों करोड़ रुपए का मुनाफा शराब घोटालेबाजों की जेबों को भरने के लिए क्यों दिया गया? जवाब नहीं देना है। इसलिए ड्रामा करना है, ध्यान भटकाना है और किसी भी तरीके से अपने आप को विक्टिमहुड कार्ड खेलकर बचाने का प्रयास करना है। मित्रों, यह मॉडल है और इसलिए आगाह होना जरूरी है कि एक और नए स्कैम की शुरुआत, दवा के बाद दारू और दारू के बाद पानी का स्कैम करने का ये जो पूरा मॉडल है वो आज सामने आपके आ चुका है। उम्मीद है कि जो स्पेसिफिक सवाल हमने पूछे हैं उनका कम से कम एक बार कम से कम आम आदमी पार्टी के लोगों की तरफ से जवाब आए। मित्रों, इस बीच एक और डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में एक टिप्पणी करना जरूरी है। अभी अभी आपने देखा होगा कि जो पश्चिम बंगाल में हाईकोर्ट की तरफ से बेहद सख्त टिप्पणी और सख्त लहजे में पश्चिम बंगाल की सरकार, जिसको मैं कहता हूं निर्ममता वाली सरकार, उसको फटकार लगाते हुए शाहजहां शेख को गिरफ्तार करने के लिए सीधे सीधे कहा गया। आज एक बात स्पष्ट है कि जो सरकार दावा करती थी, तृणमूल कांग्रेस की सरकार, ममता दीदी की सरकार, की ये मां माटी मानुष की सरकार है, ये मां माटी मानुष नहीं, ये बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ की सरकार है। ये बम ब्लास्ट और बलात्कारी बचाओ का कार्यक्रम इस प्रकार से चलता है कि विधानसभा में खड़े होकर शाहजहां शेख, जो एक व्यवस्थित और सिस्टमैटिक शारीरिक शोषण का एक संस्थागत नेटवर्क चलाते हैं, जिसमें ज्यादातर प्रताड़ित की जाने वाली कम उम्र की हिंदू महिलाएं हैं, अनुसूचित जाति जनजाति से आने वाली महिलाएं हैं, उसके बचाव में ममता बनर्जी से लेकर
अभिषेक बैनर्जी और अभिषेक बैनर्जी से लेकर तृणमूल कांग्रेस का रैंक एंड फाइल, यहां तक कि उनके प्रवक्ता यह भी कह देते हैं कि रेप का फुटेज कहां है। यहां तक कि उनके प्रवक्ता यह भी कह देते हैं कि ये जो महिलाएं हैं ये बीजेपी की एजेंट है, आरएसएस की एजेंट है, ये एक्टर्स है, ये स्क्रिप्टेड है। इस प्रकार की ओछी टिप्पणियां विक्टिम्स पर करना, आज कोर्ट ने जो टिप्पणियां की है, कोर्ट ने जो फाइंडिंग और आदेश दिया है, मुझे लगता है कि तृणमूल कांग्रेस नहीं, टीएमसी की सरकार आज तानाशाही मुझे चाहिए और तालिबानी मानसिकता एंड कल्चर वाली सरकार बन चुकी है। तानाशाही मुझे चाहिए इसलिए कहता हूं क्योंकि जब इन महिलाओं के विषय में कोई पत्रकार आवाज उठाता है तो उस पत्रकार को गिरफ्तार कर दिया जाता है। अगर इन महिलाओं के विषय में कोई फैक्ट फाइंडिंग टीम, जिसमें सीनियर जजेस, जिसमें सीनियर एडवोकेट्स जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है, उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। लॉकेट चैटर्जी से लेकर सुकांता मजूमदार जी जाते हैं, उनको अरेस्ट, डिटेन, मारपीट कर दी जाती है। कार्यकर्ता जाते हैं, उनको रोक लिया जाता है, अवैध तरीके से 144 लगा दिया जाता है। और महिलाएं यदि उनके बारे में बोलती है, जो महिलाएं पीड़ित है, तो उनको भी धमकाने का, डराने का प्रयास किया जाता है। परंतु शाहजहां पर कोई आंच ना आ पाए, शाहजहां गिरफ्त में ना आ पाए, इसीलिए 50 से अधिक दिनों तक शाहजहां शेख को स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोटेक्शन और स्टेट सैंक्शन से उसको पेट्रोनेज देने का जो काम किया गया है, आज इस काले कारनामे और इस काले कर्मों पर हाई कोर्ट की एक बड़ी फटकार लगी है और हम इसका स्वागत करते हैं। पर यह पहली बार थोड़ी है। हाई कोर्ट ने इससे पहले भी जब 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस में महिलाओं को निशाना बनाते हुए बलात्कार किया गया था टीएमसी के काडर के द्वारा, तब भी हाई कोर्ट ने कहा था यह रूल ऑफ लॉ नहीं, लॉ ऑफ द रूलर बन चुका है। जब हाई कोर्ट ने अलग अलग मामलों में संज्ञान लेते हुए, रेप के मामलों में किस प्रकार से पश्चिम बंगाल की पुलिस महिलाओं के साथ नहीं बल्कि बलात्कारियों के साथ खड़ी है, इसका प्रमाण दिया, तब भी ममता बनर्जी जी ने ममता नहीं दिखाई। हमें याद है सुप्रीम कोर्ट तक महिलाएं पहुंची उनके दर्द को लेकर, परंतु निर्ममता वाली सरकार उन पर एक टिप्पणी करना तो दूर, उनके समर्थन में खड़े रहना तो दूर, आज एक सेकुलर संरक्षण दिया जा रहा है शाहजहां शेख को। और सेकुलर संरक्षण केवल ममता दीदी का नहीं है, सेकुलर संरक्षण केवल तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर वाली पार्टी का नहीं है, यह सेकुलर संरक्षण पूरे इंडी अलायंस की ओर से दिया जा रहा है। कल्पना कीजिए, पत्रकारों के अधिकारों पर, संवैधानिक अधिकारों पर, बोलने पर और महिला उत्पीड़न पर हाथरस से लेकर भारतीय जनता पार्टी के शासित में जब भी कोई ऐसी अप्रिय और दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई तो डेलीगेशन और वल्चर टूरिज्म करने के लिए जो पहुंच जाते थे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, उनके नए नए राज्यसभा पहुंचे हुए साथी, आज उनके तरफ से एक ट्वीट नहीं आ पा रहा है, एक शब्द नहीं वो बोल पा रहे हैं और लगातार हाईकोर्ट बोल रहा है। तो आज तो सवाल यह भी बनता है कि ऐसी कौन सी मजबूरी है प्रियंका वाड्रा जी, ऐसी कौन सी मजबूरी है इंडी अलायंस के तमाम नेता कि आप लोग नहीं बोल पा रहे। कुछ एकाध लोग बोल पा रहे हैं, परंतु जो बाकी के डेलीगेशन बनाकर जाने वाले, वल्चर टूरिज्म करने वाले लोग कब जाएंगे संदेश खाली की महिलाओं के पास? प्रियंका जी, यह भी सवाल बनता है। इसके अतिरिक्त कोई और सवाल हो आपके तो प्लीज पूछिए। क्या कहा है उन्होंने? और देखिए, सबसे पहले तो हालांकि ये टिप्पणी निंदनीय है, परंतु एक बात अच्छी है कि जो लोग रामचरितमानस को जलाने की, रामचरितमानस के विषय में क्या क्या टिप्पणियां करते थे, जो प्रभु श्री राम के अस्तित्व को नकारते थे, राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, आज उनको भी इस प्रकार के एग्जाम्पल्स देने पड़े हैं। तो वो कहते हैं ना कि कुछ लोग रोम रोम करते करते आज राम राम करने लगे हैं। कम से कम एक इसमें शुभ संकेत तो है, परंतु मैं पूछना चाहता हूं कि इसमें कोई हैरानी की बात आपको महसूस होती है? इस व्यक्ति का क्या बैकग्राउंड है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, और ये क्यों समाजवादी पार्टी से अब टिकट लेकर लड़ेंगे, इसके बारे में तो ज्यादा
विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने तो हमेशा गुंडों को, माफियाओं को और आपराधिक तत्वों को विधानसभा तक या लोकसभा तक भेजने का काम किया है। हाँ, ये अलग बात है कि योगी आदित्यनाथ जी, चाहे अतीक अंसारी हो या चाहे मुख्तार अंसारी हो, उनके सही ठिकाने पर अगर कोई भेज रहा है और ऐसे गुंडे माफियाओं पर बुलडोजर एक्शन हो रहा है उनकी संपत्तियों पर, तो ये योगी आदित्यनाथ जी उनको जेल भिजवाते हैं और ऐसे आपराधिक तत्वों को विधानसभा और लोकसभा पहुंचाने के लिए अखिलेश जी तत्पर रहते हैं। और जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की गई, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 90 से अधिक बार गालियां देने का काम किया है। अभी अभी समाजवादी पार्टी के नए नए साथी राहुल गांधी ने तो पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को ही गाली दे दी, कहा कि ये नशेड़ी जनता है। उत्तर प्रदेश की जनता को राक्षस और नशेड़ी कहने के बाद भारत के जनता के जनप्रतिनिधि के विषय में जो टिप्पणियां की जा रही है, यही डीएनए है कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी और इन सभी पार्टियों का। क्योंकि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, जब एक आम आदमी का बेटा प्रधानमंत्री बनता है, तो खास परिवार से आने वाले ये नामदार नेताओं ने हमेशा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनकी जाति के विषय में, उनके समाज, उनके गरीब पृष्ठभूमि, यहां तक कि उनके माता पिता और उनकी मौत की कामना करने के विषय में भी ओछी से ओछी निम्न स्तर की टिप्पणी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड और गिनीज रिकॉर्ड बनाने का काम किया है। और मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में एक बात स्पष्ट हो जाएगा कि किसको जनता हनुमान समझती है और किसको जनता इस प्रकार की जो रावण वाली मानसिकता है वो समझती है। मुझे लगता है जनता इसके बारे में 2024 में ठीक तरीके से, खासकर उत्तर प्रदेश के 80 सीटों पर जवाब जरूर देगी। क्योंकि जिन लोगों ने सनातन का विरोध, हिंदू धर्म का विरोध, हिंदुओं को आतंकी कहना, राम मंदिर नहीं बने इसके लिए चेष्टाएं की है, उनके बारे में जनता ही ठीक से आकलन करेगी और जनता उनको बताएगी कि कौन हनुमान के और कौन प्रभु राम के लिए काम कर रहा है, मंदिर के लिए काम कर रहा है, सनातन के लिए काम कर रहा है और कौन उनके विरोध में काम कर रहा है। I think this statement by Kunal Ghosh, which you are quoting, Mohit, is a testimony that Shahjahan Sheikh is very much in the presence of TMC leaders. Immediately after the court's order, if the senior most spokesperson of the TMC, who's authorized no less by Abhishek Banerjee and Mamta Banerjee, is making such kind of categorical commentary that within 7 days Shahjahan will be caught, who has not been caught for 50 days, it means that he was never on the run. It means that he was never escaping from the law. It means that he has been given harbor and patronage by TMC. That means that TMC, government TMC, is making the police and other agencies give shelter and patronage to Shahjahan Sheikh. But on the other hand, they are arresting journalists, they are arresting Karyakartas, they are arresting fact-finding panel members who are going to stand in solidarity with the women of Sandesh Khali. This is an admission. ये एक प्रकार से एक मान्यता है, ये माना है उन्होंने कि शाहजहां शेख को ममता बनर्जी के तहत, ममता बनर्जी की सरकार के तहत राज्य प्रायोजित संरक्षण और राज्य प्रायोजित उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है। ये सबसे बड़ा प्रमाण कुणाल घोष ने आज प्रस्तुत किया है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए 7 दिन नहीं, 7 घंटों के भीतर तृणमूल कांग्रेस की सरकार और पुलिस को तुरंत प्रभाव से उस शाहजहां शेख को कानून के हवाले कर देना चाहिए, जेल में भेजना चाहिए और संदेश खाली की महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कदम उठाने चाहिए।